Assalamualaikum, good morning, good afternoon and good evening. A very warm welcome to you from wherever you are watching this video. I've already released part 1 of this video and this is part 2. You can find part 1 on my page, which is VSA Forex Learning Center. Due to the large following from the traders whose native language is Urdu, I'm making this video in Urdu, but the material is documented in English, so the viewers who only understand English can learn as well equally. जी जनाब, मुझे मालूम है कि आप बहुत बेताबी से इस वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे। इस वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगा। जैसे जैसे वीडियो देखेंगे आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें कितना कुछ काम करना पड़ा, जिस वजह से इसे काफ़ी टाइम लगा। चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग जिन्होंने वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस सीखना शुरू किया है वो अक्सर ये सवाल करते हैं कि स्मार्ट मनी क्या है, और हर्ड ये टर्म शायद आप पहली दफ़ा सुन रहे होंगे। चलिए आपको मैं बताता हूँ कि स्मार्ट मनी और हर्ड क्या होते हैं। स्मार्ट मनी, ये स्मार्ट मनी होती है, गालिबन भेड़िए का है, भेड़ी की पिक्चर है। ये बिल्कुल इसी तरीके से अटैक करते हैं हर्ड के ऊपर। हर्ड क्या होता है? हर्ड ये बिल्कुल एक जैसे रेवड़ होता है, भेड़ों का रेवड़ होता है। ये एक दूसरे के पीछे चलते हैं, जो एक काम करता है वही बाकी करते हैं। तो यही मेंटालिटी होती है जिसकी वजह से हमें हर्ड कहा जाता है। चलें ये देखते हैं कि इनके डिस्क्रिप्शन देखते हैं। स्मार्ट मनी, ये 10% वो ट्रेडर्स होते हैं जो अपने एनालिसिस में वॉल्यूम यूज़ करते हैं और ज़्यादातर या हमेशा जीतते हैं, क्योंकि ये मार्केट के दोनों साइड देखते हैं और इसलिए मार्केट के राइट साइड पर ट्रेड करते हैं। हर्ड 90% वो ट्रेडर्स होते हैं जो वॉल्यूम यूज़ नहीं करते अपने एनालिसिस में, और इसीलिए ज़्यादातर ये लूज़ करते हैं। और रीज़न ये होता है कि मार्केट के दोनों साइड नहीं देख पाते, इस वजह से ज़्यादातर ये मार्केट के रॉन्ग साइड पर ट्रेड करते हैं। स्मार्ट मनी, रिचर्ड डी वाइकॉफ ने ये टर्म कभी भी यूज़ नहीं की थी, ये बाद में टर्म ईजाद हुई। रिचर्ड वाइकॉफ ने स्मार्ट मनी को कंपोजिट ऑपरेटर्स कहा था, उनकी जो अपने कोर्स बुक है उसमें। स्मार्ट मनी उन ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स को कहा जाता है जो कि सेंट्रल बैंक की तरफ से ट्रेड करते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक, हेज फंड, ट्रेडिंग सिंडिकेट्स, लार्ज कॉरपोरेशन और इंस्टीट्यूशन जैसे इंश्योरेंस कंपनीज और हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स और ट्रेडर, ये सब स्मार्ट मनी ग्रुप्स होते हैं। और इनके पास हम इन्हें कहा जाता है कि इनके डीप पॉकेट्स होते हैं। ये जो होती है इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है ट्रेड करने के लिए। इसी तरह से बहुत क्वालिटी इंफॉर्मेशन और क्वालिटी ज़राए होते हैं जो ये बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं मैनिपुलेशन के लिए, और इसी तरह ये हर्ड को टारगेट करते हैं और ये हमेशा मार्केट के राइट साइड पर ट्रेड करते हैं और इसी वजह से ये जीतते हैं, और हर्ड इसी वजह से हारता है। हर्ड उन अनइन्फॉर्म ट्रेडर्स को कहा जाता है जो कि मार्केट मैनिपुलेशन को नहीं जांच पाते, और इसीलिए ये हमेशा मार्केट में अवेलेबल होते हैं अपना सारा पैसा स्मार्ट मनी को देने के लिए, और इसी तरह ये कुर्बान होते हैं हमेशा मार्केट में। हर्ड में कौन कौन होता है? हर्ड में ज़्यादातर वो ट्रेडर्स होते हैं जो अंडर कैपिटलाइज होते हैं, जिनके अकाउंट बहुत छोटे होते हैं और इमोशनल ट्रेडिंग करते हैं मैकेनिकल ट्रेडिंग की बजाय। और लालच और खौफ, ये दो ऐसी फोर्सेस होती हैं जो उनको ड्राइव करती हैं, और ये लोग ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं जानते, ना ही मनी मैनेजमेंट, ट्रेडिंग प्लान, ट्रेडिंग जर्नल और वॉल्यूम इस्तेमाल नहीं करते, और इसीलिए इनके ज़्यादातर जो डिसीजन होते हैं वो लैगिंग इंडिकेटर्स पे होते हैं। जैसे बहुत सारे लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं, वॉल्यूम को छोड़ के सारे ही इंडिकेटर लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं, यानी प्राइस पहले मूव करती है और इंडिकेटर बाद में बताता है। लेकिन वॉल्यूम एक ऐसा वाहिद इंडिकेटर है जो लीडिंग इंडिकेटर है, जो प्राइस के मूव होने से पहले ही आपको बताता है। अच्छा, इसमें वो प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी होते हैं और कभी कभार इसमें वो
म्यूचुअल फंड और पेंशन फंड के मनी मैनेजर्स भी हर्ड में शामिल हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा लूज़ करते हैं, वो सारी गलतियां करते हैं जो हर्ड करता है। स्मार्ट मनी को हम प्रीडेटर्स भी कहते हैं, और ये हमेशा शिकारी होते हैं मार्केट में और हर्ड का शिकार करते हैं, और हर्ड ये हमेशा कुर्बान होने के लिए मार्केट में तैयार होते हैं। ये सारी इब्तदाई मालूमात के बाद यकीनन कुछ सवालात आपके जहन में उठ सकते हैं, तो यह मैंने उन सवालात को एक अंदाज़न उन सवालात को जवाब देने की कोशिश किया। पहला सवाल ये कि क्या एक ऐसा ट्रेडर जो कि पार्ट ऑफ हर्ड है और ना ही तो उसके पास इतना ज़्यादा पैसा है और ना ही इतनी आला दर्जे की मालूमात और ज़राए हैं जो कि स्मार्ट मनी के पास होते हैं, और इन सब चीज़ों के ना होने के बावजूद क्या वो पार्ट ऑफ हर्ड एक पार्ट ऑफ स्मार्ट मनी बन सकता है? इसका जवाब यकीनन हाँ में है, मगर कैसे? अगर आप ये सीखें कि स्मार्ट मनी मैनिपुलेशन कैसे करती है और उनके कदमों के निशानात अगर आप पढ़ सकते हैं, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आपने उनके कदमों के निशानात पर पाँव रख के चलना है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप स्मार्ट मनी के पीछे पीछे चलेंगे, और इस तरीके से आप पार्ट ऑफ हर्ड नहीं रहेंगे बल्कि पार्ट ऑफ स्मार्ट मनी बन जाएंगे। यानी कि आप 90% ट्रेडर से निकल के 10% ट्रेडर्स में आ जाएंगे। दूसरा सवाल है कि ये बात चलिए ठीक है कि हमें समझना है, तो हम कैसे समझें मार्केट मैनिपुलेशन को, और स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? इसका जवाब है, अगर हम प्राइस एक्शन को वॉल्यूम के साथ सही तरीके से उसको पढ़ सकते हैं, तो यकीनन हम मार्केट मैनिपुलेशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तकरीबन प्राइस एक्शन में जो मालूमात होती हैं वो आधी मालूमात होती हैं, और आधी मालूमात वॉल्यूम में होती हैं। तो अगर हम इनको सही तरीके से रीड करें दोनों को मिला के, तो जो सप्लाई और डिमांड का जो मुतवाज़न नहीं होती, जो गैर मुतवाज़न सप्लाई और डिमांड होती हैं, हम यकीनन उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। और ये सप्लाई और डिमांड ही ऐसी फोर्सेस हैं जो किसी दुनिया की हर मार्केट इन फोर्सेस पर ट्रेड करती है। अच्छा, अब हम प्राइस एक्शन और वॉल्यूम को कैसे उनको सही तरीके से पढ़ सकते हैं? वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के थ्रू। चलें आइए अब हम इसकी बेसिक्स सीखते हैं। वीएसए की बेसिक्स से पहले मैं आपको एक दो चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा जो आपको वीएसए के कॉन्सेप्ट को समझने में यकीनन हेल्प करेंगी कि वीएसए किस तरीके से दूसरी प्रोसीजर्स स्ट्रेटजी से डिफरेंट और बेहतर है। रिस्क रिवार्ड रेशो। रिस्क जो आपकी ट्रेड एंट्री होती है उससे लेके स्टॉप लॉस तक जितने पिप्स होते हैं और उन पिप्स पे जितना पैसा होता है वो सब आपका रिस्क में आता है, और रिवार्ड आपकी एंट्री से लेके जो आपका पोटेंशियल टारगेट होता है, यानी जहाँ तक आपने अंदाज़ा लगाया होता है कि प्राइस यहाँ तक जाएगी और या अपना वहाँ पर आप टेक प्रॉफिट लेवल सेट करते हैं, वो हमारा रिवार्ड होता है जिसे पोटेंशियल रिवार्ड कहते हैं। तो जो सबसे बड़ा फ़र्क जो वीएसए और दूसरी स्ट्रेटजीज में है वो रिस्क रिवार्ड रेशो का है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ आपको, ताकि आपको बाद में आइडिया हो सके कि ये फ़र्क क्या है। अगर आप $10 रिस्क पर लगाते हैं, यानी कि अगर ये समझ लें कि अगर आपका $1 पर पिप, अगर आप एक मिनी लॉट यूज़ कर रहे हैं, यानी $1 पर पिप आप अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपका जो स्टॉप लॉस है वो 10 पिप दूर है, तो आपका ट्रेड जो रिस्क बनेगा वो $10 बनेगा। और इसी तरीके से अगर आपका स्टॉप लॉस, आपका टेक प्रॉफिट लेवल 10 पिप दूर है तो आपका रिवार्ड भी $10 ही बनेगा। इस सूरत में आपका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो होगा जो 1 to 1 होगा।
और अगर आपकी ट्रेड स्ट्रेटजी 1:1 रेशियो पर बेस करती है तो आपको कम से कम 60% ट्रेड्स चाहिए प्रॉफिटेबल होने के लिए, कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल होने के लिए। यानी हर 10 ट्रेड में से आपकी 6 ट्रेड अगर प्रॉफिटेबल होंगी तो आपका अकाउंट ग्रो करेगा। अच्छा, अगर आपका रिस्क $10 है और आपका रिवार्ड $5 है, यानी आपका टेक प्रॉफिट लेवल आप बहुत करीब लगाते हैं और आप अपना स्टॉप लॉस बहुत दूर लगाते हैं, या जो भी स्ट्रेटजी है वो आपको ये बताती है कि आप अपना टेक प्रॉफिट लेवल आपका कम होगा और रिस्क ज़्यादा होगा, तो वो एक्चुअली नेगेटिव रिस्क रिवार्ड रेशियो होता है। और अगर आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो जो 1:0.5 होगा तो इस सूरत में आपको 70% प्रॉफिटेबल ट्रेड्स चाहिए। 70% ट्रेड्स आपकी प्रॉफिट में होनी चाहिए और तब जाकर आपका अकाउंट कंस्टेंटली ग्रो करेगा। इसी तरह अगर आपका रिस्क $10 है और रिवार्ड $20 है तो आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2 बनता है, और ये काफ़ी हेल्दी रिस्क रिवार्ड रेशियो होता है। और अगर इस रिस्क रिवार्ड रेशियो के साथ आप ट्रेड करते हैं तो हर 10 ट्रेड में से आपकी 4 ट्रेड भी प्रॉफिटेबल होंगी तो आपका अकाउंट प्रॉफिट में जाएगा। और अगर आपका रिस्क $10 है और रिवार्ड $30 है तो ये रेशियो 1:3 बनता है। इस सूरत में आपको हर 10 ट्रेड में से सिर्फ 3 प्रॉफिटेबल ट्रेड चाहिए। अगर आपकी हर ट्रेड अपने रिवार्ड को हासिल करती है तो 10 ट्रेड में से 3 ट्रेड चाहिए, प्रॉफिटेबल ट्रेड चाहिए, तो आपका अकाउंट ग्रो करेगा। इसी तरह अगर हम आगे बात करें तो अगर रिस्क $10 है और रिवार्ड $50 है तो आपका 1:5 रेशियो बनेगा, और इस तरह आपकी हर ट्रेड हर प्रॉफिटेबल ट्रेड अपना रिवार्ड पूरा हासिल करती है तो हर 10 ट्रेड में से आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रेड प्रॉफिटेबल चाहिए, और अगर आपकी 8 ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं रहेंगी तब भी आपका अकाउंट ग्रो करेगा। और लास्ट एग्जांपल हम इसमें देंगे कि अगर आपका रिस्क $10 है और रिवार्ड $100 है तो आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:10 बनता है, और इस सूरत में आपको सिर्फ हर 10 ट्रेड में से एक प्रॉफिटेबल ट्रेड चाहिए तो आपका अकाउंट ग्रो करेगा। ये बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि आजकल फेसबुक पे बहुत सारे लोग पेड सिग्नल और फ्री सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। अगर आप बगौर मुताला करें तो उनके जो सिग्नल होते हैं या उनकी जो स्ट्रेटजीज़ होती हैं उनका रिस्क रिवार्ड रेशियो या तो नेगेटिव में होता है या बहुत ही पुअर होता है। तो अगर इन स्ट्रेटजीज़ और इन सिग्नल प्रोवाइडर्स को आप फॉलो करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी के लिए आपको बहुत ही हाई परसेंटेज चाहिए प्रॉफिटेबल ट्रेड्स की, यानी आपकी बहुत ज़्यादा ट्रेड्स को प्रॉफिट में जाएंगी तभी आपका अकाउंट ग्रो करेगा। तो कभी आप इनके सिग्नल्स, उनके स्ट्रेटजीज़ को अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा या तो वो 1:1 रेशियो होता है या 1:2 रेशियो होता है। तो उस सूरत में ये क्या होता है कि जैसे बहुत से सिग्नल प्रोवाइडर्स होते हैं वो आपको एक सिग्नल देते हैं जिसमें स्टॉप लॉस काफ़ी दूर लगाते हैं, और उसके बाद वो आपको टेक प्रॉफिट 1 लेवल देते हैं, टेक प्रॉफिट 2, टेक प्रॉफिट 3, टेक प्रॉफिट 4। तो अगर उनका एक्चुअली टेक प्रॉफिट 1 देखें और उनका आप स्टॉप लॉस देखें तो आपको पता चलेगा कि वो रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ही पुअर है। और जब भी आप पुअर या नेगेटिव रिस्क रिवार्ड रेशियो के साथ ट्रेड करेंगे तो आपकी बहुत ज़्यादा ट्रेड्स, आप प्रॉफिटेबल ट्रेड्स चाहिए आपको अपना अकाउंट ग्रो करने के लिए। और सबसे उसकी नेगेटिव बात, सबसे मनफी बात यही होती है अगर आप पुअर या नेगेटिव रिस्क रिवार्ड रेशियो के साथ ट्रेड कर रहे हैं। VSA की ख़ास बात दूसरी स्ट्रेटजी से जो इसे जुदा करती है, जो इसे मुमताज़ करती है दूसरी स्ट्रेटजी से, वो सबसे अच्छी बात ये है कि VSA का जो रिस्क रिवार्ड रेशियो होता है वो 1:2 या 1:3 से स्टार्ट होता है, और कुछ ट्रेड्स में ये रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:5 और 1:10 तक चला जाता है। कुछ ऐसी ट्रेड्स होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अगर इस रिस्क रिवार्ड रेशियो के साथ आप ट्रेड करते हैं तो अगर आपकी 50% से ज़्यादा भी अगर आप गलत हैं तब भी आपका अकाउंट ग्रो करेगा। यही सबसे
बेहतर बात है VSA की, जो दूसरी स्ट्रैटेजी या सिग्नल प्रोवाइडर्स में आपको नहीं मिलेगी। तो जब भी आप किसी सिग्नल प्रोवाइडर्स या किसी स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करें या उस पर ट्रेड करना चाहें, तो यकीनन ये ज़रूर देखिएगा कि रिस्क रिवार्ड रेशो क्या है। अगर रिस्क रिवार्ड रेशो बहुत ही हेल्दी है तो फिर आप उस पर ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अगर वो नेगेटिव है या 1 to 1 है तो हाँ, उसके लिए आपको फिर बहुत ही हाई प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए, जो कि यकीनन इतनी नहीं मिल पाती। तो ये हुआ रिस्क रिवार्ड रेशो जो आप यकीनन हर स्ट्रेटजी में चेक करें, और यही चीज़ VSA को दूसरी स्ट्रेटजीज़ से मुमताज़ करती है। बहुत सारे लोग न्यूज़ पर ट्रेड करते हैं और समझते हैं कि ये बहुत ही प्रॉफिटेबल चीज़ है, लेकिन आज मैं आपको कुछ न्यूज़ ट्रेडिंग के बारे में कुछ हक़ाइक़ बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये कि न्यूज़ ट्रेडिंग को जो है वो एक जुआ तस्वुर किया जाता है ट्रेडिंग की दुनिया में। कि रीज़न क्या होता है? रीज़न ये होता है कि जब भी न्यूज़ रिलीज़ होती है तो जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग सिस्टम्स होते हैं, या आसान ज़बान में अगर मैं कहना चाहूँ तो जो रोबोट्स होते हैं, लेकिन ये वो रोबोट नहीं होते जो आपको फेसबुक पर अवेलेबल होते हैं। ये बहुत ही ये कहना चाहें कि बहुत ही महंगे सिस्टम होते हैं। ये $multi-million सिस्टम होते हैं जो अलगोरिथम्स पे काम करते हैं, अलगोरिथमिक ट्रेडिंग करते हैं, और ये जैसे ही न्यूज़ रिलीज़ होती है ये एक्शन में आ जाते हैं। और इनका ये जो है बहुत ही ये कह लें कि अल्ट्रा लो लेटेंसी अलगोरिथम यूज़ करते हैं, यानी ऐसे रोबोट यूज़ करते हैं जो बहुत ही मुख्तसर से बहुत ही इवन ये कह लें कि सेकंड के 100वें या 1000वें हिस्से में वो ट्रेड करने की सलाहियत रखते हैं। तो जैसे ही ये सेकंड के 1 सेकंड के 100वें 1000वें हिस्से में ये पैसा मार्केट में ट्रेड करते हैं, ये बाय करते हैं या सेल करते हैं, तो ये इतना क्विकर होता है, इतना जल्दी होता है कि इवन आप अपनी फिंगर मूव ही करते हैं कि बाय या सेल करने के लिए अपनी फिंगर मूव करते हैं, उस मूवमेंट हल्की मूवमेंट से भी पहले ये लोग ये जो रोबोट्स होते हैं ये पैसा या तो मार्केट में इन करते हैं या आउट करते हैं। बहुत सारे अच्छा इसका आगे मैं बताता हूँ कि इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आता है। बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं जो बाय या सेल ऑर्डर के ज़रिए न्यूज़ को ट्रेड करते हैं, लेकिन उसमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही ये हाई फ्रिक्वेंसी सिस्टम ये कह लें कि बहुत ही आला दर्जे के रोबोट जैसे ही मार्केट से पैसा निकालते हैं या मार्केट में पैसा लगाते हैं, ये जो सबसे करीब जो प्राइस लेवल्स होते हैं वहाँ पर जो अवेलेबल लिक्विडिटी होती है, यानी जो पैसा होता है, यानी जो उसके ऊपर जो पैसा जो आपको सेल या बाय ऑर्डर्स जो उस पर मौजूद होते हैं, जिसके थ्रू आपका जो आपकी ट्रेड है या आपका ऑर्डर फिलअप होता है, ये जैसे ही हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग सिस्टम एक्शन में आते हैं वो ज़्यादातर वो लिक्विडिटी गायब हो जाती है उन प्राइस लेवल से। उससे क्या होता है कि आपके फिर उस लेवल्स पे आपको कोई या बाय ऑर्डर आपका सेल ऑर्डर आपका फिल नहीं होता, जिस वजह से स्लिपेज होती है, और इस वजह से समटाइम आपका स्टॉप लॉस जो कि ख़ुद एक ऑर्डर होता है वो भी फिल नहीं हो पाता, और इस वजह से बहुत ज़्यादा स्लिपेज होती है। इसके अलावा ब्रोकर और मार्केट मेकर भी बहुत एक ऐसी तरीके इस्तेमाल करते हैं, यानी अपना या तो प्लेटफॉर्म फ्रीज़ कर देते हैं या अपनी स्प्रेड को कमीशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और नॉर्मली कुछ ब्रोकर्स जो गारंटीड स्टॉप लॉस ऑफ़र करते हैं वो भी ऑफ़र नहीं करते जब आप ट्रेड न्यूज़ रिलीज़ होने जा रही होती है, क्योंकि उस वजह से वो अपना रिस्क कम करते हैं। जो मार्केट मेकर या ब्रोकर का रिस्क जो होता है उससे कम हो जाता है न्यूज़ रिलीज़ के दरमियान। ये जितनी भी सिचुएशन होती है ये क्या करती है कि आपका रिस्क रिवार्ड रेशो, जिस आप समझ रहे होते हैं कि मेरा रिस्क रिवार्ड रेशो पॉजिटिव है और उसके तहत आपने ऑर्डर लगाए होते हैं, ये उसको कम्प्लीटली चेंज कर देता है। यानी आपका या तो स्टॉप लॉस, अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट जाती है तो आपका स्टॉप लॉस जहाँ जिस लेवल पर लगाया होता है उस लेवल पर एक्टिव फिल नहीं होता, काफ़ी दूर जाके फिल होता है, जिसकी वजह से आपका रिस्क बढ़ जाता है, आपको बहुत ज़्यादा लॉस होता है। और आपका जो ट्रेड होता है, एंट्री ऑर्डर होता है बाय या सेल में होगा, वो भी अपनी रिक्वायर्ड प्राइस लेवल के ऊपर फिल नहीं होगा, जिस वजह से टोटली चेंज हो जाएगा। कभी कभार ये होता है कि ये हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग सिस्टम होते हैं, ये
प्राइस को जिगजैग में मूव करवाते हैं स्प्लिट सेकंड्स में, यानी बहुत ही सेकंड के 10वें या 100वें हिस्से में ये मार्केट मूव करती है जिगजैग में। उससे क्या होता है कि उससे जो ऑर्डर बुक है क्लियर हो जाती है। ऑर्डर बुक क्या होती है? ऑर्डर बुक में ये होता है कि जो भी अब ब्रोकर्स के पास बाय सेल और स्टॉप लॉट ऑर्डर होते हैं उसको ब्रोकर उसको हम ऑर्डर बुक कहते हैं, और वो क्लियर हो जाती है, यानी हर जितने भी ऑर्डर्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं और उसके साथ स्टॉप लॉस हिट भी हो जाते हैं। तो वो सारे जो ऑर्डर्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं और उसके बाद फिर एक प्राइस एक डायरेक्शन में मूव करती है। इसीलिए न्यूज़ ट्रेडिंग का जो रिस्क रिवार्ड रेशो है कोई बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं होता, वो बहुत पुअर होता है, और यही वजह है कि हम न्यूज़ को एक जुआ तस्वुर करते हैं न्यूज़ ट्रेडिंग को, क्योंकि आपको कोई आइडिया नहीं होता कि प्राइस कहाँ मूव करेगी। वीएसए ट्रेडिंग में हम न्यूज़ का रिएक्शन ट्रेड करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि जब न्यूज़ रिलीज़ होती है और प्राइस मूव कर जाती है किसी एक डायरेक्शन में, तो प्राइस वापस उस जगह पर आती है। ये हर 100% ऑफ टाइम नहीं होता, लेकिन ये आप ये कह लें कि 90% टाइम ये होता है, 90% ये होता है कि प्राइस वापस वहाँ पर आती है जहाँ से वो न्यूज़ के वक्त मूव हुई होती है। और जब वो वापस आ रही होती है तो वो बहुत ही क्लियर वीएसए सिग्नल्स हमें देती है, और जिनकी प्रोबेबिलिटीज़ बहुत हाई होती हैं, उसमें रिस्क भी बहुत कम होता है और रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत हाई होता है। इसीलिए कि आपको ये बताते चलूँ कि न्यूज़ ट्रेडिंग जो है वो एक गैम्बलिंग ही होती है, लेकिन जब आप न्यूज़ का रिएक्शन ट्रेड करते हैं और ख़ुसूसन अगर वीएसए के साथ ट्रेड करेंगे तो यही न्यूज़ ट्रेडिंग बल्कि मैं इसको कहूँगा कि न्यूज़ रिएक्शन ट्रेडिंग बन जाती है, और ये गैम्बलिंग की बजाय बहुत ही प्रॉफिटेबल होती है, क्योंकि आपको काफ़ी हद तक आपका आइडिया होता है कि प्राइस कहाँ जा रही है, जो कि 90% टाइम वापस आती है। इसी वजह से हम वीएसए के साथ न्यूज़ का रिएक्शन ट्रेड करते हैं। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, ये इसके इन्वेंटर टॉम विलियम्स हैं और ये रिचर्ड डेमेल वाइकॉफ की थ्योरी पर बेस करती है। ये एक्चुअली कोई स्ट्रेटजी नहीं है, बल्कि ये कंप्लीट मेथडोलॉजी है जिसके ऊपर आप काम करके बहुत सारी स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। ये मेथडोलॉजी सप्लाई और डिमांड, जिसे हम उर्दू में तलब और रसद का निज़ाम कहते हैं, उसके ऊपर उसकी फोर्सेस कैसे काम करती हैं मार्केट्स के अंदर, ये उस पर बेस है मेथडोलॉजी। और वीएसए जो है आज ये बताऊंगा आपको, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि वीएसए क्या में एक्चुअली होता क्या है, लेकिन बुनियादी तौर पर हम वीएसए में वॉल्यूम्स को रीड करते हैं। उस जो हर प्राइस बार के ऊपर जो वॉल्यूम आता है उस वॉल्यूम को हम रीड करते हैं, और किस तरह से रीड करते हैं कि जो उसके पीछे वाली वॉल्यूम बार्स होती हैं हम उसके साथ उसे रिलेशन में रीड करते हैं कि मतलब ये उनके मुकाबले में बहुत ही छोटा आया है, ये दरमियाने साइज़ का वॉल्यूम आया है, या थोड़ा बड़ा आया है, या ज़्यादा बड़ा आया है, या बहुत ही ज़्यादा बड़ा आया है। तो इस वॉल्यूम को हम पिछली वॉल्यूम बार्स के साथ रीड करके हम ये मालूम करने की कोशिश करते हैं कि उनके मुकाबले में इस वॉल्यूम कितना ज़्यादा आया है। अच्छा, जो फिर इस वॉल्यूम के ऊपर प्राइस ने क्या किया है, उसमें हम इसकी स्प्रेड, जहाँ पर स्प्रेड से मकसद ये है कि बार का रेंज, बार की रेंज या बार का साइज़ क्या है। वैसे नॉर्मली स्प्रेड हम ब्रोकरी कमीशन को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जब वीएसए की बात करते हैं तो स्प्रेड में हम बार का साइज़ लेते हैं। फिर बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कि बार की प्राइस क्लोज कहाँ हो रही है, क्योंकि ये चीज़ आपको बताती है कि इस वॉल्यूम के ऊपर प्राइस ने लास्ट में क्या किया है। और फिर उसका इमीडिएट बैकग्राउंड, यानी पिछली 20 से 25 जो बार्स होती हैं, जो उस वक्त बार आपको बन रही होती है, उससे जो पिछली 20 से 25 बार होती हैं, हम उनमें देखते हैं कि उसमें मार्केट ने क्या किया है, और उसके साथ फिर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें मिलकर वीएसए मेथडोलॉजी बनाती हैं कि जिस पर आप काम करके और मार्केट को स्टडी करते हैं। इस मेथडोलॉजी की खूबसूरती और उसकी ताकत ये है कि ये किसी भी टाइम फ्रेम में काम करती है। आप 1 मिनट टाइम फ्रेम में काम करें या आप
1 मंथ टाइम फ्रेम में काम करें, किसी भी टाइम फ्रेम में ये काम करती है। और कोई भी मार्केट, आप किसी भी मार्केट को ले लें, फॉरेक्स हो, फ्यूचर्स हो, स्टॉक हो, CFDs हो, कोई भी मार्केट हो, ये उसमें काम करती है। और जिन मार्केट्स में वॉल्यूम अवेलेबल नहीं होता, वहाँ हम VSA में उन वॉल्यूम के मुतबादिल को रीड करके और मार्केट रीड करते हैं, एक्यूमुलेशन। अब मैं आपको एक्यूमुलेशन समझाने लगा हूँ। ये थोड़ा सा शुरू में शायद आपको मुश्किल लगे, लेकिन मैंने इसको बहुत ही बुनियादी तौर पर इसकी वजाहत करने की कोशिश की है, तो यकीनन आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पूरी दुनिया में बिज़नेस प्रॉफिट के लिए किया जाता है, यानी आपने मुनाफा कमाने के लिए आप बिज़नेस करते हैं। और पूरी दुनिया में एक ही तरीका राइज है जिस तरीके से आप मुनाफा कमा सकते हैं, वो ये है कि किसी भी चीज़ को सस्ता ख़रीदें और उसे महंगा बेचें, और जो दरमियान का डिफरेंस होगा वो आपका प्रॉफिट होता है। हम ऐसा करते हैं, एक्यूमुलेशन को ज़्यादा आसान तरीके से समझाने के लिए आपकी एक लोकल वेजिटेबल मार्केट, आपके शहर की जो सब्ज़ी मार्केट है, हम उसकी एक मिसाल ले लेते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। और हम ये तसव्वुर कर लेते हैं कि आप एक बहुत ही अरबपति इंसान है, अरबपति इन्वेस्टर्स हैं, जो बिजनेसमैन है, ये समझ लें कि, और आप जो है बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं और वेजिटेबल मार्केट में बिज़नेस करके। लेकिन क्योंकि आपके पास तजर्बा नहीं है, तो इसलिए आप किसी भी एक एक्सपर्ट को हायर करते हैं जो कि स्मार्ट मनी कहलाते हैं, ताकि वो आपके लिए बिज़नेस कर सके। स्मार्ट मनी के साथ आप एनालाइज करते हैं कि उस साल की जो आलू की फसल है आपके शहर में, या आपके जो शहर के करीब जो शहर हैं, उसमें जो आलू की फसल है उस साल की, उसका आप एक रफ एस्टिमेट लगाते हैं कि उसके, ये समझ लें कि 1 लाख बैग हैं, जो आलू की 1 लाख बोरियां हैं, वो उस साल की फसल होगी। तो आप स्मार्ट मनी को, जो एक्सपर्ट आपने हायर किया है, आप उसको टारगेट देते हैं कि आपने 1 लाख बैग आलू के ख़रीदने, और जब इनकी प्राइस $10 पर बैग हो, एक बैग की प्राइस $10 हो, तो आपने इसको ख़रीदना है 1 लाख बैग, यानी उस साल की जो पूरी की पूरी फसल है वो आपने ख़रीद लेनी है। और जब इसकी प्राइस $100 पर बैग होगी, तो आपने इसको वापस मार्केट में बेचना है। इस तरीके से आपको $90 एक बैग के ऊपर प्रॉफिट होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट है। आप जो स्मार्ट मनी का जो स्मार्ट मनी है, यानी जो एक्सपर्ट आपने हायर किया, आप उसके साथ मिल के साथ में ये भी आप एनालाइज करते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में मार्केट में सिर्फ 30,000 बैग अवेलेबल होते हैं ख़रीदने के लिए, और प्राइस जो रहती है वो तकरीबन $40 एक बैग की रहती है। ये जो टारगेट्स होते हैं, ये स्मार्ट मनी को 2 चैलेंज देते हैं। अब यहाँ पे आप वीडियो रोकें और ये अंदाज़ा लगाएं कि ये 2 चैलेंजेस क्या हैं, फिर वीडियो दोबारा स्टार्ट करें और देखें कि आपके अंदाजे किस हद तक सही हैं। चले आइए, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये 2 टारगेट क्या हैं। सबसे पहला तो टारगेट ये है कि जो आलू की बैग है उसकी प्राइस है वो $10 या इसके आसपास भी नहीं है। और दूसरा टारगेट ये है कि मार्केट में जितनी ज़रूरत है बैग्स की उतने अवेलेबल नहीं है, यानी जो 1 लाख बैग्स हैं वो मार्केट में हर वक्त अवेलेबल नहीं है। तो ये 2 ऐसे टारगेट हैं जो अब बज़ाहिर नामुमकिन नज़र आते हैं, लेकिन स्मार्ट मनी जो है ये उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो प्रोफेशनल हैं, ये वो पेशेवर लोग हैं जो ये काम करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि मार्केट को मैनिपुलेट किस तरह करना है ताकि वो अपने टारगेट पूरे कर सकें। इस वीडियो को देखने के बाद
आप मेरे पेज पे दोबारा जाएं और वहाँ पर एक मार्केट मैनिपुलेशन की वीडियो है जो आप दोबारा देखें, उससे आपको पता लगेगा कि असल रियलिटी क्या है, किस तरह मार्केट मैनिपुलेट की जाती है। पहला टारगेट तो ये होता है कि आप जो स्मार्ट मनी है उसको आलू की प्राइस जो है वो $10 पर बैग लेके आनी है ताकि स्मार्ट मनी अपनी ख़रीदारी शुरू कर सके। यहाँ पर डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस एक्शन में आती हैं। किसी भी मार्केट में जब सप्लाई बढ़ती है तो उसमें डिमांड यानी कि प्राइस कम हो जाती है। तो इसका मतलब है अगर आपको प्राइस नीचे लेके आनी है, यानी स्मार्ट मनी को प्राइस नीचे लेके आनी है, तो उसको मार्केट में सप्लाई को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। स्मार्ट मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करने के दो तरीके इस्तेमाल करती है। पहला तरीका तो ये कि उन्होंने जो चीज़ ख़रीदी हुई है उसे मार्केट में दोबारा बेचें, जिसकी वजह से सप्लाई बढ़ेगी मार्केट में। मगर इस सिचुएशन में अभी जो एक्यूमुलेशन शुरू कर रहे हैं, इस सिचुएशन में उन्होंने कोई चीज़ अभी तक ख़रीदी नहीं है, तो वो दूसरा रास्ता इस्तेमाल करते हैं। दूसरा रास्ता क्या होता है कि दूसरा रास्ता होता है कि एक झूठी खबर उन्हें बनानी होती है। और ये झूठी खबर किस तरह फैलाते हैं, जो आपके लोकल टेलीविज़न चैनल्स होते हैं या न्यूज़पेपर्स होते हैं, उनके जर्नलिस्ट को ये रिश्वत देते हैं। और यहाँ अब यकीनन ये आपको बात बहुत अजीब सी लगेगी, लेकिन हो सकता है आप लोग इस पर कुछ यकीन भी ना करें, लेकिन मैं बाद में आने वाली वीडियोस में आपको ऐसे सबूत दूंगा जिसमें आपको यकीन आ जाएगा कि इन सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स और जर्नलिस्ट को रिश्वत दी जाती है ये झूठी खबरें फैलाने के लिए। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि ये सो कॉल्ड एक्सपर्ट जो हैं ये बजाते ख़ुद नहीं जानते, ये मार्केट का रॉन्ग साइड देख रहे होते हैं, तो आपको उसी रॉन्ग साइड को एक्सप्लेन करते हैं, जिस वजह से झूठी खबरें भी फैलती हैं। और अगर इस सिचुएशन में अगर कोई झूठी खबर होगी वो तो किस तरह से हो सकती है, वो इस तरीके से हो सकती है कि जैसे आपकी सूबे की हुकूमत है, की सूबाई हुकूमत है, वो या तो ये प्लान कर रही है या उसने आलू के 20 लाख बैग हैं वो उन्हें ख़रीद लिए हैं या ख़रीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, और किसी भी करीबी सूबे से या दूसरे मुल्क से। जब ये न्यूज़ मार्केट को हिट करती है किसी भी न्यूज़पेपर या टेलीविज़न चैनल्स के थ्रू, तो ये मार्केट में खौफ की फ़ज़ा पैदा हो जाती है। वो खौफ की फ़ज़ा ये क्या होती है कि जब ये 20 लाख बैग मार्केट में आएंगे तो इसमें मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी, तो मार्केट में डिमांड यानी प्राइस कम हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी। तो वो ट्रेडर जिन्होंने ये आलू बाई किया हुआ होता है वो फ़ौरन मार्केट में आते हैं और बहुत ही पैनिक में आलू को बेचना शुरू कर देते हैं, और जो भी ज़रूरत मार्केट की उस वक्त की प्राइस होती है उस पर बेचना शुरू कर देते हैं, ताकि मुस्तकबिल में जो आने वाले नुकसानात हैं वो उससे बच सकें, जितना जल्दी और जितना ज़्यादा मुमकिन हो ये उससे बच सकें। ये जो खौफ की फ़ज़ा की खौफ में वो जो आलू सेल कर रहे होते हैं उससे क्या होता है मार्केट में सप्लाई बढ़ जाती है, जिस वजह से मार्केट में आलू की डिमांड या प्राइस कम हो जाती है, और कम होते होते यहाँ तक आ जाती है जो स्मार्ट मनी का टारगेट होता है और वहाँ तक आ जाती है। जो इस सिचुएशन में हम जो एज्यूम कर रहे हैं सिचुएशन में वो $10 पर बैग है। इस तरह से सप्लाई और डिमांड को गैर मुतवाज़न किया जाता है, और मार्केट मैनिपुलेशन के ज़रिए सब कुछ किया जाता है। तो मार्केट मैनिपुलेट करके इस तरह स्मार्ट मनी सिर्फ प्राइस ही नीचे नहीं लेकर आती, बल्कि मार्केट में जो बैग्स अवेलेबल होते हैं बाय करने के लिए वो भी बढ़ जाते हैं। यहाँ पर मैं आपसे 2 स्क्रीनशॉट शेयर करना चाहूँगा जिससे आपको मालूम होगा कि मार्केट मैनिपुलेशन एक सच्चाई है, एक हकीकत है। ये BBC की एक रिपोर्ट थी जो 3 मार्च 2015 को आई थी। गूगल करके आप इस पूरी रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। इसमें बैंक ऑफ इंग्लैंड के बारे में न्यूज़ है कि उसने 50 ऐसे मौक़े को अपना शक ज़ाहिर किया है जिसमें मार्केट मैनिपुलेशन की गई है। और इसी तरह अगर आप नीचे यहाँ पे देखें रिलेटेड स्टोरीज़ में
बैंक्स फाइंड 2.6 बिलियन पाउंड इन फॉरेक्स प्रॉब। तो यहाँ भी बैंक्स को तकरीबन 26 करोड़ पाउंड फाइन किया गया है इसी तरह से फॉरेक्स के स्कैंडल में। और ये दूसरी न्यूज़ है जिसमें रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, ये एक ब्रिटिश बेस्ड बैंक है, कमर्शियल बैंक है, इसने अपने 2 स्टाफ को नौकरी से निकाल दिया है। जो उन्होंने मार्केट मैनिपुलेशन की थी, उनके 2 स्टाफ ने उन्होंने अपनी जॉब से निकाल दिया। और ये है 25 फरवरी 2015 की स्टोरी है और ये spyghana.com एक वेबसाइट है जिस पर ये आई थी। तो ये भी आप फाइंड आउट करके पढ़ सकते हैं। इन दोनों रिपोर्ट को जब आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि मार्केट मैनिपुलेशन एक सच्चाई है। जब मार्केट मैनिपुलेशन की हम बात करते हैं तो ये एक हकीकत बात करते हैं। और इसी तरह कुछ दिन पहले एक और न्यूज़ आई है जिसमें कुछ और बैंक्स को फ़ाइन किया गया है और वो मार्केट मैनिपुलेशन में पकड़े गए हैं। तो वो इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह कुछ दिनों में वो अपने पेज के ऊपर मैं वो न्यूज़ शेयर करूँगा। इन स्क्रीनशॉट्स को देखने के बाद आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि बैंक भी करेंसी मार्केट्स में बेईमानी करते हैं, लेकिन जनरली जो दूसरे स्मार्ट मनी ग्रुप्स होते हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है कि वो फॉरेक्स में मार्केट को मैनिपुलेट करें, लेकिन वो आसानी से स्टॉक और कमोडिटीज़ को कर लेते हैं। करेंसी मार्केट ज़रा मुश्किल होती है क्योंकि वजह ये होती है कि ये तकरीबन नामुमकिन होता है कि कोई नेगेटिव न्यूज़ जो है वो झूठी न्यूज़ ये लोग बना सकें किसी भी करेंसी के बारे में। तो इसमें ये लोग दूसरा रास्ता इख्तियार करते हैं क्योंकि फॉरेक्स मार्केट में स्मार्ट मनी के जो ट्रेडर्स होते हैं वो ज़्यादातर गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक के ट्रेडर होते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए कि वो गवर्नमेंट्स के लिए काम कर रहे होते हैं। तो जो दूसरे और इसके अलावा भी जो दूसरे बड़े बैंक्स होते हैं ये इनके ट्रेडर्स ये नेगेटिव या पॉजिटिव न्यूज़ को बहुत पहले से जानते हैं। वजह ये होती है कि क्योंकि ये गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के थ्रू रिलीज़ होती हैं और इनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं उन डिपार्टमेंट में, तो ये उन नेगेटिव या पॉजिटिव न्यूज़ को बहुत पहले से इन्हें उनके मालूम होता है न्यूज़ रिलीज़ से काफ़ी पहले। और ये जो टाइम होता है ये इन्हें अपॉर्चुनिटी टाइम एज इन्हें अपॉर्चुनिटी देता है, इन्हें मौका फराहम करता है ताकि अगर ये एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी करना चाह रहे हैं उसके लिए अपने आप मार्केट में अपने आप को अलाइन कर सकें। और ये जो फिगर रिलीज़ होती है जनरल पब्लिक को उससे काफ़ी पहले होता है। यही वजह होती है कि इनको एज होता है, जब भी न्यूज़ रिलीज़ होती है इन स्मार्ट मनी ग्रुप्स को हर्ट के ऊपर एज होता है। हम पिछली वापस चलते हैं अपने एक्यूमुलेशन के ऊपर। यहाँ आप देखेंगे हमने एज्यूम किया है कि यहाँ प्राइस जो आलू की जो कीमत है वो $10 पर बैग आ चुकी है और जो मार्केट में अवेलेबल बैग्स हैं वो यहाँ पे हम ये एज्यूम करेंगे वो 50,000 हो गए। नॉर्मली जो कि 30,000 होते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आलू को सेल किया मार्केट में। और इस वजह से स्मार्ट मनी के पास अब मौका आ गया है कि वो इसको एक्यूमुलेट करें, वो बाइंग शुरू कर देते हैं बहुत ही छोटे ऑर्डर्स के साथ, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स होते हैं, ताकि अगर वो बड़े ऑर्डर के साथ बाई करें तो उससे काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊंगा। लेकिन आप यहाँ ये समझें कि वो छोटे ऑर्डर्स के साथ और बहुत बड़े ऑर्डर, बहुत नंबर्स में तादाद में ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उसके थ्रू ये मार्केट को जो है ना मार्केट में बैग्स ख़रीदना शुरू करते हैं। और ये VSC की ज़बान में हम इसे कहते हैं ट्रांसफ़र फ्रॉम वीक होल्डर्स टू स्ट्रॉन्ग होल्डर्स। एक्यूमुलेशन स्टार्टिंग से पहले स्मार्ट मनी जो है एक्यूमुलेशन से पहले स्मार्ट मनी वेट करती है कि प्राइस नीचे आ जाए और वो काफ़ी सस्ती हो जाए, क्योंकि हर्ट जो है उसे पैनिक में सेल कर रहा होता है। तो जब ये जैसे ही प्राइस नीचे आती है न्यूज़ हिट होने के बाद, इससे क्या होता है कि बहुत बड़ी प्राइस बार बनती है और जब प्राइस स्मार्ट मनी की मतलूबा लेवल पर आ जाती है तो वो एक्यूमुलेशन शुरू कर देते हैं, बहुत ही हैवी बाइंग शुरू करते हैं स्मॉल ऑर्डर के साथ, लेकिन ऑर्डर्स नंबर्स में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस पैनिक सेलिंग की वजह से जो हर्ट करता है और इस हैवी बाइंग जो स्मार्ट मनी करती है,
इससे बहुत ज़्यादा जो नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन होती हैं वो होती हैं, जिसकी वजह से मार्केट में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम चार्ट में आता है। और ये हैवी बाइंग की वजह से क्योंकि मार्केट्स की में सप्लाई ख़त्म हो जाती है जैसे ही स्मार्ट मनी इतनी बड़ी तादाद में बाय करती है, तो वो एक्चुअली मार्केट से सप्लाई गायब हो जाती है, और जिससे क्या होता है कि प्राइस दोबारा वापस ऊपर उठती है और जो अगली बार है वो ऊपर क्लोज होती है। चलिए हम सिमुलेटेड चार्ट की तरफ चलते हैं, मैं उसमें आपको दिखाना चाहूँगा कि ये सब कैसे होता है।